अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हम शुरू करेंगे आसान न्यूमेरिकल से और बाद में हम करेंगे थोड़े से मुश्किल। वैसे चैप्टर 1 में कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, तो 2-3 फार्मूलाज ही हैं, वहीं सब में लग रहे होते हैं। ठीक है, तो तो अच्छा ये है आपका पहला न्यूमेरिकल जो कह रहा है टू सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड्स। याद रखो सिलेंड्रिकल, ठीक है। रॉड्स ए बी एंड बी सी आर वेल्डेड टुगेदर एट बी and as shown, knowing that the average stress must not exceed itna and in rod AB and itna in rod BC, determine the smallest allowable value of D1 and D2। तो अब हमारे पास गिवन डाटा है, हमारे पास ये लेंथ भी है, पर ये आई गेस ये काम नहीं आएंगी। उसके बाद हमारे पास ये लोड की वैल्यूज़ हैं और D1 और D2 जो कि हमने मालूम करने हैं वो रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं किसका D। अगर हम ये फॉर्मूला स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो ए बी के लिए जो फोर्स होगी वो दोनों का समेशन होगा, क्योंकि अगर देखो तो अगर आप बी सी को भी खींच रहे हो तो ए बी तो वैसे ही उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो इस वजह से ये उन दोनों का समेशन हो। और एरिया का फॉर्मूला होता है, सर्कुलर था क्योंकि पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा। उसमें वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास सारी वैल्यूज नोन है हमें सिवाय डायामीटर, विच वुड बी D1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D1 आएगा 22.6 मीटर। अब हम दूसरी रॉड के सेक्शन के लिए सॉल्व करते हैं, बी सी, जिसके लिए फोर्स सिर्फ उसी की ही हो, क्योंकि 40 किलो न्यूटन उस पर कोई अमल दखल नहीं होगा उसका। सेम वही प्रोसीजर करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो सिर्फ D2 होगा जो अननोन हो। इस तरह से हम की वैल्यू दूसरा न्यूमेरिकल देख, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये है कि हॉरिजेंटली है और दो दो डिफरेंट जगहों पे फोर्सेस लग रही हैं, उनकी डायरेक्शन। गिवन डाटा लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ बी सी इज 3 इंच एंड डायमीटर ऑफ ए बी इज 2 इंच। और सेम फार्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया फॉर ए बी। स्ट्रेस और एरिया में अगर उसकी वैल्यू लगा दें जो कि 2 इंच उसका डायमीटर था, तो हमारे पास ये कुछ, और यहाँ पे P अननोन है जो कि उन्होंने हमें अब हम दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर बी सी, सिग्मा बी सी इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास 30 के आई पी एस लग रही है, तो ये हो जाएगा 60, लेकिन उसकी अपोजिट साइड पे लग रही है P4, तो P को हमें उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया सिग्मा ए बी के लिए और सिग्मा बी सी। तो लास्ट लाइन जो हमारे प्रॉब्लम की बताई है उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इसने कहा डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी, जो कि हमने मालूम करना है, लेकिन उसने एक आगे बात भी कही, विच द टेंसाइल स्ट्रेस इन रॉड ए बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन रॉड बी सी। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते, तो जब इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उसमें सिर्फ P की वैल्यू अननोन होगी। तो इस तरह से आप P की वैल्यू निकालो। टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे एक बीम है, वुडन बीम, और उस पे 3 बोल्ट्स लगे हुए हैं। थ्री स्टील बोल्ट्स आर टू बी यूज टू अटैच द स्टील प्लेट शोन टू द वुडन बीम। ये आपकी वुडन बीम है और ये 3 स्टील है। Knowing that the plate will support a 110 kilonewton load, that the ultimate shearing stress for the steel used is 360 megapascal, and that a factor of safety of 3.35 is desired. Determine the required diameter of the bolts। तो हमें D मालूम करना है, तो देखते हैं, हम लिख लेते हैं गिवन डाटा क्या है। हमारे पास टोटल लोड है विच इज 110 किलो न्यूटन के बड़ा। एक बोल्ट के लिए अगर लोड निकालें तो इसे 110 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पे, दैट विल कम 36.667 kilo Newton. So the next thing which is given is ultimate shearing stress, which is 360 megapascal, factor of safety
फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था 3.35 और हमने बोल्ट्स के डायमीटर फाइंड करना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर अलाउएबल स्ट्रेस। स्ट्रेसेस के फॉर्मूलाज लिख लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब P जो है वो लोड यहाँ पे गिवन था। इस एक्सप्रेशन से हम अल्टीमेट फोर्स निकाल सकते हैं विच इज़ 122.83 किलो न्यूटन। उसके बाद हम अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूले से एरिया का डायमीटर D निकाल इस तरह से। तो D आया 20.8। Move toward the next numerical, which states two steel plates are to be held together by mean of 16 millimeter diameter high-strength steel bolt fitting snugly inside the cylindrical brass spacer. Knowing that the average normal stress must not exceed 200 megapascal in the bolts and 130 megapascal in the spacer, determine the outer diameter of the spacer that yields the most economical and safe design. अच्छा जी, ये फिगर है। इस फिगर में ये है आपके स्टील बोर्ड और ये जो येलो कलर में है ये आपके ब्रास। सेक्शन कुछ इस तरह से होगा ब्रास स्पेसेस का। ये इनका आउटर डायमीटर होगा और ये इनका इनर डायमीटर होगा और दरमियान में ये हॉलो। ऑब्वियसली हॉलो वाली जगह पे आपके आना है बोल्ट ने। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस मींस वो आपस में बराबर हो रही हैं, तभी तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो जो बोल्ट्स हैं वो इस तरह से कुछ फोर्सेस लगा रहे होंगे जो कि उन्हें भींच रहे होंगे, कंप्रेसिव फोर्स, और ये जो स्पेसेस हैं इनकी इंटरनल फोर्सेस होंगी जो इसे बाहर की तरफ इन्हें रोके हुए हैं, बोल्ट्स की फोर्सेस। तो हम इन्हें कह सकते हैं PB और PS, और क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है तो हमने ये लिख लिया P। PS। अब अगर देखो तो इस हॉलो स्पेसर का अंदर का जो डायमीटर होगा वो एग्जैक्टली वही डायमीटर होगा जो कि आपके बोल्ट का डायमीटर होगा। तो हम एक तरीके से हमें इसका ये भी मालूम है। बोल्ट के लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। और के लिए फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रेस का फोर्स ओवर एरिया। तो याद रखो क्योंकि अंदर से वो हॉलो था तो हमें इंटरनल डाया माइनस करना होगा एरिया से, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा। अब अच्छा जी, अब इसमें लगा देते हैं हम वैल्यूज। तो ये बोल्ट के लिए था तो इसे हम सिग्मा बी कह लेते, और ये चूंकि स्पेसर के लिए है तो इसे हम सिग्मा एस कह सकते हैं। अब हमें पहले से ये कंडीशन पता है इक्विलिब्रियम वाली, तो पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी एस। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। इस रिलेशन में सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इससे आप सिंप्लीफाई करो तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बने जिसमें आपके पास सिग्मा बी भी है, सिग्मा एस भी है और डी बी भी आपके पास गिवन है। तो यहाँ से जो आउटर डायमीटर ऑफ स्पेसर निकलेगा वो होगा 25.2 मिलीमीटर। अब आप अगला न्यूमेरिकल है जो कहता है द वुडन मेंबर्स ए बी are to be joined by plywood splice plates that will be fully glued on the surface in contact. As part of the design of the joint, and knowing that the clearance between the ends of the member is to be 1/4 inch, determine the smallest allowable length L if the average shearing stress in the glued is not to exceed 120 psi. इससे पहले क्लियरेंस है 1/4 ऑफ इंच, लेंथ हमने मालूम करनी है जो कि कैपिटल एल है। शेयरिंग स्ट्रेस हमें गिवन है, ये दो फोर्सेस लग रही हैं और हमें विड्थ भी गिवन है जो कि है 4 इंच। तो दो फोर्स कुछ इस तरह से बनेगी जो कि टेंसाइल, ये जगह होंगी जहां पे ग्लू लगी और इस ग्लू की वजह से ये सारा सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में।
ये जो टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं इनको ओवरकम करने की ग्लू अंदर की तरफ ही खींचेगा। ठीक है, ग्लू की फोर्सेस को मैं नाम दे देता हूँ जी का। तो एक टुकड़े पे फोर्स लग रही थी 5.8, तो ग्लू की फोर्स होगी, एक तरफ जो ग्लू फोर्स लगा रहा होगा 1 G, मतलब वो होगी 2.9 KIPS। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू पी ओवर एरिया, टाउ इज इक्वल टू, अब जी जो फोर्स है वो ग्लू की फोर्स है, तो उसे हम जी का नाम दे देते हैं, और एरिया होगा, जो ये रेक्टेंगल है तो एल क्रॉस डब्ल्यू। एल ये वाला डिस्टेंस जो किसी भी एक लकड़ी के पार्ट का डिस्टेंस है जो कि जिसपे ग्लू लगा हुआ है, वो वाला पार्ट। अब इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो बाकी जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है वो है एल, तो यहां से आपके पास एल की वैल्यू निकल आएगी। अब जो कैपिटल एल है वो मजमुआ है आपकी जो दो क्लियरेंसेस होगी, जिसे हम छोटे एल से रिप्रेजेंट किया है वो, और दरमियान में जो गैप था क्लियरेंस वाला, वो वाला। तो इन सब को अगर आप ऐड कर दो तो जो कैपिटल एल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, जो कि उसने हमसे